स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे फिर से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो हम आप लोग को क्लास लिए हैं उसमें टॉपिक वाइज था, तो आज फिर से चलेंगे हम अपने प्रीवियस ईयर, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग किस पर फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर पर करेंगे। बीच बीच में ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जो कि परीक्षा में नंबर दिलाएगा, ठीक ना। तो करेंगे शुरुआत। आज का क्वेश्चन हमारा होगा पहला, देखेंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी जो कि भारत में स्थित है, ठीक ना। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित है, ठीक ना। तो भारत में स्थित है तो देखेंगे ऑप्शन के अनुसार करेंगे आंसर करेंगे, ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है अन्नपूर्णा, दूसरा दिया है मकालू, तीसरा दिया है कामेट और चौथा दिया है नामचा बारवा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामेट हो जाएगा, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित है। कौन? कामेट पूछेगा कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, तो भारत में स्थित है। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, अन्नपूर्णा पूछेगा। अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है वह किस देश में है, तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। पूछेगा अन्नपूर्णा है जो कि किस देश में है, अन्नपूर्णा जो एक पर्वत चोटी है वह किस देश में है, तो नेपाल में स्थित है। यहीं पर पूछेगा नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन बी के बारे में, मकालू पूछेगा कहाँ है, तो ये हो जाएगा नेपाल और चीन दोनों में है स्थित। कौन? मकालू पर्वत चोटी पूछेगा मकालू पर्वत चोटी किन दो देशों के बीच स्थित है, तो मकालू हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच स्थित है, ठीक ना। अब देखेंगे नामचा बारवा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूछ चुका है। ये भी पूछ चुका है कामेट वाला। नामचा बारवा पूछेगा, ये नामचा बारवा मोस्ट VVI है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा और याद कीजिएगा, ठीक ना। नामचा बारवा पूछेगा कहाँ है, तो चीन में है। चमगादड़ चीन में है, ठीक ना। चमगादड़ चीन में, नामचा बारवा कहाँ है? चीन में है। वहीं पूछेगा चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। चीन हमेशा हर टेक्नोलॉजी में क्या रहता है? बिजी रहता है, आगे रहता है, इसीलिए नामचा बारवा कहाँ है? चीन में है। टी शर्ट पर कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि वीडियो से मतलब है, ठीक ना। टी शर्ट से नहीं, कोई भी टी शर्ट पहनकर वीडियो बना सकते हैं, ठीक। देखिए भारतवर्ष में नूनामती पूछेगा, एक तेल शोधक कारखाना है जो कि जिसका नाम है नूनामती। पूछेगा नूनामती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन के अनुसार। पहले ऑप्शन देखेंगे फिर उसके बाद आंसर टिक करेंगे ना। तो पहला में दिया है गुजरात, बी में दिया है असम, सी में दिया है बिहार और डी में दिया है केरल, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। असम में हो जाएगा का नूनामती तेल शोधक कारखाना। वहीं पूछेगा डिगबोई, वहीं पूछेगा नूनामती की स्थापना कब हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन कि नूनामती की स्थापना, जो तेल शोधक कारखाना है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। यह कहाँ है? असम में है। वहीं दूसरा हम पूछे कि डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो असम में है। कहाँ है? असम में है। इसका स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। ये मोस्ट VVI है, ये पूछ चुका है। नूनामती और डिगबोई भी पूछा है, तो दोनों ले लिए हैं, ठीक ना। 2 गो तेल शोधक कारखाना जो कि असम में स्थित है। अब वहीं पूछेगा भारत के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो जामनगर गुजरात में है। कहाँ है? जामनगर गुजरात में। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के जामनगर में है, ठीक ना। गुजरात के जामनगर में है। देखेंगे कुछ और है फैक्ट जो कि आपके परीक्षा में नंबर दिलाएगा। भारत में पूछेगा वर्तमान में कितने तेल शोधक कारखाना हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई
23 तेल शोधक कारखाना वर्तमान में है। भारत में कितना तेल शोधक कारखाना है? तो 23 गो हैं। अभी वर्तमान में कितना है? 23 गो हैं। वहीं पूछेगा सर्वप्रथम आधुनिक रूप से तेल की खुदाई किस देश में किया गया था? ये विश्व का बात हो रहा है, ठीक ना। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कब? तो 1859 ईस्वी में। कब? 1859 ईस्वी में। अमेरिका के पेंसिल्वानिया में कुछ करके स्थान है, ठीक ना। सर्वप्रथम पूछेगा आधुनिक रूप से तेल की खुदाई किस देश में शुरू हुआ था? तो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा। कब? तो 1859 ईस्वी में। कब? 1859 ईस्वी में, ठीक ना। बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलबदम बेगम पूछेगा, क्वेश्चन तो पहले पूछेगा गुलबदम बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी? ये क्वेश्चन पूछा है कि गुलबदम बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा एक पुस्तक है उसको लिखी थी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर देखेंगे, ऑप्शन पहले देखेंगे हुमायूं। पहला ऑप्शन में दिया है हुमायूं, बी में दिया है अकबर, सी में दिया है जहांगीर और डी में दिया है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा, ठीक ना। अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। हुमायूंनामा में किसका वर्णन किया गया है? हुमायूंनामा एक आत्मकथा है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो हुमायूं के जीवन के बारे में बताया गया है कि उदार थे, क्या थे, कि करूर थे, उस सभी के बारे में किस में बताया गया है? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा में किसके बारे में बताया गया है? हुमायूं के जीवनी के बारे में बताया गया है। वहीं पूछे हम जहांगीर के कुछ आत्मकथा हैं। जहांगीर की एक आत्मकथा है तुझ के ए जहांगीरी। नावे से पकड़ में आ जाएगा कि किसका होगा? जहांगीर के होगा। तुझ के ए जहांगीरी पूछेगा किसका आत्मकथा है? तो जहांगीर के हैं। किसका है? जहांगीर के हैं। वहीं पूछेगा औरंगजेब के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिसे कुछ औरंगजेब के अन्य नाम भी हैं उसे बता रहे हैं। जिंदा पीर पूछेगा जिंदा पीर किस शासक को बोला जाता है? तो औरंगजेब को बोला जाता है, ठीक ना। आलमगीर के नाम से किसे बोला जाता है? औरंगजेब को बोला जाता है। इसको दून और भी नाम है लेकिन हम जो मोस्ट भी है उसी को लिए हैं। पूछेगा जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन निम्न में कौन सा जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? यानी 23 नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पूछेगा। पहले यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में कितने कुल तीर्थंकर थे? तो 24 थे। और यहाँ पूछा है 23 नंबर के तीर्थंकर का नाम बताना है, जो कि ऑप्शन के अनुसार हम लोग बताएंगे, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है ऋषभदेव। पहला में ऋषभदेव, दूसरा में दिया है नेमिनाथ, और सी में दिया है पार्श्वनाथ, डी में दिया है महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा। पार्श्वनाथ हो जाएगा 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। जैन धर्म के पूछेगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर। एक सेकेंड, कुछ इसमें इसमें मिस्टेक है कुछ। 24वें यहाँ कर लीजिए, ठीक ना। 24वें कर लीजिए। 24वें गलती से हो गया। पूछेगा निम्न में कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन नंबर के थे? 24 नंबर के थे। 24 नंबर के थे, वो बाई मिस्टेक से लिखा गया था। निम्न में कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी थे। इसका चिन्ह क्या था? तो सिंह था। क्या था? सिंह था, ठीक ना। सिंह था। वहीं हम पूछे ऋषभदेव कौन थे तीर्थंकर? तो प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव पूछेगा कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो प्रथम नंबर के तीर्थंकर थे। इसका चिन्ह क्या था? चिन्ह था साढ़ था इसका चिन्ह। वहीं पूछेगा नेमिनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 21वें नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 21वें नंबर के थे। इसका चिन्ह क्या था? तो नीलकमल था। क्या था? नीलकमल था नेमिनाथ के, ठीक ना। नेमिनाथ के। आगे देखेंगे, बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? पूछेगा क्वेश्चन कि कथा सरित सागर एक पुस्तक है, वह किसने लिखा है?
तो इसका आंसर हम लोग बताएंगे ऑप्शन के अनुसार। देखेंगे ऑप्शन ए में क्षमेंद्र, क्षमेंद्र दिया है, बी में दिया है सामदेव, सी में दिया है विशाखदत्त, डी में दिया है धनपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सामदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामदेव हो जाएगा। वहीं हम पूछे ऑप्शन ए के बारे में, बृहत्कथा मंजरी के लेखक कौन हैं? तो क्षमेंद्र हैं। कौन है? क्षमेंद्र हैं। पूछेगा बृहत्कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षमेंद्र हैं। यह किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? गुप्तकालीन कवि थे। कौन? क्षमेंद्र, जिसका पुस्तक का नाम है बृहत्कथा मंजरी। क्या है? बृहत्कथा मंजरी किसका है? क्षमेंद्र का है। वहीं पूछे हम विशाखदत्त पुस्तक के नाम क्या हैं? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त हैं। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह पूछता रहता है एग्जाम में। विशाखदत्त के पुस्तक के नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त। यह किस काल के कवि हैं? तो ये भी गुप्त काल के कवि थे। कौन थे? गुप्त काल के कवि थे। अब देखेंगे जनगणना से क्वेश्चन भी आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है। ठीक ना? पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, यानी सबसे कम था। तो ऑप्शन ए में देखेंगे नागालैंड, बी में बिहार, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में दिया है दिल्ली। ठीक ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश। कितना व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति। 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति। मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। वहीं पूछेगा भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हो जाएगा अपना प्यारा सा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। हमारा प्यारा सा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब पूछेगा कितना व्यक्ति 1 किलो वर्ग किलोमीटर में रहते हैं? तो 1106, यानी 1106 व्यक्ति 1 किलो वर्ग मीटर में रहते हैं। कितना निवास करते हैं? 1106। वहीं यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व व्यक्ति निवास करते हैं? तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली वाली दिल ले गई। इसमें दिल बसता है। किसका? भारत का दिल बस गया है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बढ़ गया। ठीक ना? अब भारत पूछेगा भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो कि जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। 1 किलो वर्ग मीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? तो 11,320 लोग रहते हैं। कितना व्यक्ति रहते हैं? 11,320 व्यक्ति रहते हैं। ठीक ना? कितना रहते हैं? 11,320। और वहीं पूछेगा राज्य में, तो बिहार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1106। न्यूनतम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कितना? 17 हो जाएगा। ठीक ना? तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने लिया है। आज का था लास्ट यही क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इससे भी हम और अच्छा बेहतर करने के लिए नए वीडियो में मिलेंगे। तब के लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक ना? जय हिंद, जय भारत।